नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी हम इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमको ये पता था कि भारत का जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है वो एमका होने वाला है, जो कि एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है और ऑफिशियली इसका मास प्रोडक्शन 2030 से 2035 के बीच शुरू होने वाला है और आगे चल के ये Su-30 MK फ्लीट को रिप्लेस करने का काम करने वाला है। लेकिन अभी इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कुछ मीडिया की तरफ से बात क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 2040 तक एक और नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि हेवीवेट क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला और इसको आगे चल के Su-30 MK एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट एक 6th जनरेशन स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट होने की बात सामने आई है और इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2040 तक रोल आउट करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स एक अननोन ऑफिशियल की तरफ से मीडिया को ये बात बताया गया था कि एयरक्राफ्ट एक हैवी 6th जनरेशन फाइटर होने वाला है, जिसका रेंज और पेलोड कैपेसिटी एमका से लगभग 2 गुना ज्यादा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एमका का कॉम्बैट रेंज मिशन लोडआउट के साथ 1500 किलोमीटर तक होने वाला है, लेकिन अभी जिस नए एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की बात सामने आई है इसका रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाला और इसमें 13 टन तक की पेलोड को लिया जा सकेगा। अभी तक भारत की तरफ से 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने का कोई भी अपडेट सामने नहीं दिया गया था, लेकिन अभी हो सकता है रिसेंटली चाइना की रैपिड डेवलपमेंट को देखते हुए अभी 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का विचार किया जा रहा है। मजे की बात है कि जो स्पेसिफिकेशन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, सेम टाइप की स्पेसिफिकेशन को GCAP एयरक्राफ्ट के साथ क्लेम किया जा चुका है और कुछ ही दिन पहले ही जापान की तरफ से ऑफिशियली भारत को इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। तो उम्मीद किया जा रहा है कि शायद भारत अभी GCAP जैसे कोई 6th जनरेशन प्रोग्राम में शामिल होने वाला, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का मेन फोकस अभी के लिए एमका के ऊपर ही होने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। मैं गरीब हूँ और इन दिनों पाकिस्तान की तरफ से हमारे मनोरंजन का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। बात तो सही है। और हर दिन पाकिस्तान की DGPR की तरफ से कोई ना कोई हरकत किया जा रहा है, जिस वजह से पूरे दुनिया भर में इनका मजाक बनाया जाता है। लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। किस कलर की चड्डी पहने हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडियन की आर्मी के सूबेदार सखवंदर का, तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। कल हम इनके रफाल की रडार जैम करने वाली वीडियो पर बात कर रहे थे और आज उन्होंने P-8I एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने का क्लेम कर दिया है। तो बात ऐसी है कि 4 और 5 तारीख को पाकिस्तानी नेवी की DGPR अकाउंट से एक वीडियो को पोस्ट किया जाता है, जिसमें एक क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान की नेवी इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रही है। अब सच्चाई है कि इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काफ़ी करीब चला गया था और जाहिर सी बात है कि अगर ये एयरक्राफ्ट इतने करीब जाएगा तो पाकिस्तान इसको डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि हमने P-8I एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया है, लेकिन इंडियन नेवी खुल्लम खुल्ला बता रही है कि हम छुप ही कहाँ रहे थे, क्योंकि जितनी भी बार इंडियन नेवी पाकिस्तान के करीब गया है या P-8I एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन के करीब गया, ये अपनी ट्रांसपोंडर के भी ऑफ नहीं कर रहा है, जिस वजह से किसी भी तरीके के रडार में, मेरा मतलब नॉर्मल सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसको देखा जा सकता है। और यहाँ तक कि इनकी लाइव लोकेशन ये फ्लाइट रडार जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, जिस वजह से हम भी इसको घर बैठे देख सकते हैं कि इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो इसमें छुपने वाली कोई बात नहीं थी। दूसरी बात यह कि P-8I एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और ये दुश्मन की सबमरीन को पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सकता है। पाकिस्तान को इतना समझ आना चाहिए कि अगर कोई खुल्लम खुल्ला हमारे एरिया में घुस रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो घूमने तो नहीं आया होगा और अगर हम उसकी वीडियो बना सकते हैं तो वो भी हमको देख सकता है और हमारी वीडियो बना सकता है। बस फर्क इतना है कि हम अपनी पब्लिक को सी नहीं बनाते और हम इसे चीप पब्लिसिटी नहीं करते हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ चुका है और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी एग्रेसिवली अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। अभी हम खास करके भारत और पाकिस्तान की 2 मेजर आर्टिलरी प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि किसी भी लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाले हैं। पाकिस्तान की बात करें तो रिसेंटली पाकिस्तान के पास जो सबसे एडवांस आर्टिलरी सिस्टम मौजूद है ये SH-15 हाउजर है, जो कि एक चाइनीज ओरिजिन ट्रक माउंटेड हाउजर है। SH-15 हाउजर को पाकिस्तान की तरफ से 2019 में एक्वायर करना स्टार्ट किया गया था, जो कि एक 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का गन है, जिसे एक 6x6 सांसी ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है। इसका डिजाइन हाई मोबिलिटी
सेफ्टी और रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए किया गया। ये सिस्टम कन्वेंशनल आर्टिलरी सेल से 20 किलोमीटर के आसपास और रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल के साथ 53 किलोमीटर तक फायर कर सकता है और इसका फायर रेट 4 से 6 राउंड पर मिनट तक होने वाला है। इसमें टोटल 5 क्रू मेंबर होते हैं जो कि इसकी बुलेट प्रूफ कैबिन के अंदर सेफ रहते हैं। और अभी पाकिस्तान की तरफ से इससे 200 यूनिट के आसपास भारत के खिलाफ डिप्लॉय करने की बात किया जा रहा है। अब अगर सेम टाइम पर भारत की बात करें तो फिलहाल हमारे पास पाकिस्तान की SH-15 कैटेगरी का कोई भी ट्रक माउंटेड सिस्टम मौजूद नहीं है। हालांकि ATGS को बेस करके और धनुष गन को बेस करके ट्रक माउंटेड हाउजेस सिस्टम को भारत अभी डेवलप कर रहा है, लेकिन इनको अभी तक मास में ऑर्डर नहीं किया गया। लेकिन सेम टाइम पर हमारे पास K9 वज्र T जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी कैटेगरी के अंदर आते हैं और अभी भारत के पास ऐसे 100 गन मौजूद है और एडिशनल 200 गन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है। K9 वज्र T भी 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का आर्टिलरी गन है, लेकिन इसका रेंज और फायर पावर पाकिस्तान की SH-15 से थोड़ा बेहतर है, जैसे कि ये 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड को फायर कर सकता है और 1 मिनट में 6 से 8 राउंड को फायर कर सकता है, जो कि SH-15 से थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा ये नॉर्मल एमुनिशन के साथ 18 से 30 किलोमीटर के आसपास और रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल के साथ 60 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, जो कि भारत को रेंज के मामले में थोड़ा एडवांटेजेस देने वाला है। इसके अलावा इसका आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम भी नॉर्मल बुलेट प्रूफ कैबिन से काफ़ी बेहतर है, जो कि आर्टिलरी सेल से भी निकलने वाले स्प्लिंटर से क्रू को सेफ रख सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऐसा क्लेम किया जा रहा है जिसको भारत तो क्या कोई भी देश का आर्टिलरी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि उनकी SH-15 आउटजर न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि इससे न्यूक्लियर कैपेबल सेल को फायर किया जा सकता है। अगर ये सच है तो इसे फिलहाल भारत मैच नहीं कर सकता है, लेकिन 155 mm स्टैंडर्ड की सेल के अंदर न्यूक्लियर वॉरेट को इंटीग्रेट करना कितना संभव है, इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है और इसको लेकर डिबेट किया जा सकता है। अगला अपडेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज की तरफ से है। DRDO की तरफ से अभी एक एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम को यानी कि SDR सिस्टम को डेवलप किया गया, जो अभी इजरायली ओरिजिन BNet सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इंडिजिनस रिप्लेसमेंट बनने जा रहा है। यह डेवलपमेंट सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए काफी क्रूशियल रोल होने वाला है, क्योंकि अब भारत अपने क्रिटिकल फाइटर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम को DRDO ने कोरल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। ये एयरबोर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम है जो मॉडर्न एरियल कॉम्बैट के टफ रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो 2 मेन वेरिएंट में आता है या अवेलेबल होता है। टाइप 1 जो कि VUHF और L बैंड फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है और टाइप 2 जो कि VUHF के साथ UHF SATCOM सिस्टम को सपोर्ट करता है। डिज़ाइन के मामले में भी ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्मार्टली डिज़ाइन किया गया, जो कि Su-30 MKI, MiG-29 और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका मॉड्यूलर सेटअप फ्यूचर में स्केलेबिलिटी और रेट्रोफिट करने में काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमारे एयरक्राफ्ट को ज़्यादा समय तक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे BNet सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है, लेकिन भारत अभी इंपोर्टेड सिस्टम से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से अभी इंडिजिनस सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी होने वाले सुपर सुको अपग्रेड के दौरान इन सिस्टम को Su-30 MKI में इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है। इसके अलावा आगे चल के इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को हमारे हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे पूरी एयरफोर्स में एक सीमलेस कम्युनिकेशन ग्रिड को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी इंडियन नेवी को तलवार क्लास की एक और फ्रिगेट मिलने जा रहा है। भारत और रशिया के बीच 2016 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके अंदर टोटल 4 एडवांस तलवार क्लास की फ्रिगेट्स को खरीदने की बात की गई थी। अब इसमें से पहले 2 वेसल रशिया की जंतर सीपेड में बनाए जाने वाले थे और 2 भारत के गोवा सीपेड में बनाए जाने वाले थे। जिन 2 वेसल को भी रशिया में बनाए जा रहे थे, उनमें से एक वेसल को पहले ही भारत को डिलीवर किया चुका है और अभी उसी क्लास की दूसरी वेसल INS तमाल को इसी महीने भारत को डिलीवर किया जा रहा है। तमाल का कंस्ट्रक्शन रशिया की यंत्र सीपैड में किया गया है, जहां पर लगभग 200 इंडियन नेवी के पर्सनल्स को भी ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया गया था और इसी टाइम पर इन वेसल की सी ट्रायल को भी कंडक्ट किया गया था। नेवी की तरफ से बताया गया कि इस वेसल की सभी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद अभी रशिया की तरफ से इस वेसल को इंडियन नेवी को हैंडओवर किया जा चुका है और अभी ये रशिया से भारत की तरफ निकल चुका है, क्योंकि 28 मई को भारत पहुंचने की उम्मीद किया जा रहा है। तलवार क्लास फ्रिगेट का डिज़ाइन रशिया की क्रिवा क्लास के डिज़ाइन पर बेस्ड है, लेकिन इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन वेसल को मॉडिफाई किया गया और इसमें ब्रह्मोस और इमार समझे सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। अभी इस वेसल को भी बहुत ही सही टाइम पर भारत को डिलीवर किया जा रहा है, जहां पाकिस्तान के साथ होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ये पार्टिसिपेट कर सकता है और अभी इंडियन नेवी की पावर को और भी इंक्रीज करने वाला है।
अगला अपडेट आर्टिलरी एमुनेशन की तरफ से। किसी भी जंग में लैंड फोर्स के लिए आर्टिलरी सबसे ताकतवर वेपन होता है और अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने लगे हैं और जंग जैसे हालात होने लगे हैं तो भारत सरकार की तरफ से आर्टिलरी एमुनेशन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लेने का प्लान किया जा रहा है। फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इंडियन मेड आर्टिलरी एमुनेशन की एक्सपोर्ट को कुछ दिन के लिए रोकने का फैसला किया जा रहा है। अब तक भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट फर्म जैसे कि मुनिशन इंडिया लिमिटेड, यंतर इंडिया लिमिटेड और भारत फौज की तरफ से 155 mm की आर्टिलरी सेल का प्रोडक्शन मैसिव स्केल पर इंक्रीज किया जा चुका है और इनको अभी यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री को या रीजन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मुनिशन इंडिया लिमिटेड ने फरवरी 2024 में सऊदी अरब के साथ $222 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और यंतर इंडिया लिमिटेड का ऑर्डर बुक 2026 और 27 तक फुल चल रहा है, जिसमें इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही 3,900 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यूएई, अर्मेनिया और शायद पोलैंड और स्लोवानिया जैसे और भी यूरोपियन कंट्रीज है जो कि अभी भारत के साथ आर्टिलरी एमुनेशन को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अभी जब भारत में वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये इंश्योर करना चाहता है कि इंडियन आर्मी के पास सफिशिएंट एमुनेशन रिजर्व मौजूद रहे। अगर फुल स्केल का वॉर होता है तो हर महीने इंडियन आर्मी को लगभग 1.5 लाख सेल की जरूरत पड़ने वाली है। ये फिगर प्राइवेट और हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट की टोटल एनुअल कैपेसिटी से लगभग आधा होता है और अगर ये जंग लंबे समय तक चलता है तो एक साल के अंदर हमें 15 लाख से 18 लाख तक की सेल की जरूरत पड़ जाएगी, जो कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से लगभग 4 गुना ज्यादा होने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से भी धनुष, K9 वज्रटी और ATA जैसे मल्टीपल 155 mm स्टैंडर्ड की प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके लिए इंडिजिनस एमुनेशन काफी जरूरी होते हैं। इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल आदोश कुमार ने भी बात बताया कि इंडियन आर्मी अब अपने पूरा डिमांड को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहा तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर प्रेशर पड़ सकता है। यानी कि अगर जंग जैसे हालात में हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर यूनिट हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि एमुनेशन को बनाते हैं तो हमारी आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट करने से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी इंक्रीज होने वाला है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में इसे कुछ समय के लिए बंद रखने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।